हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 8 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो ये सहमति अभी हाल ही में जताई गई है नॉर्वे के साथ। मतलब कि भारत ने अगले 5 सालों के लिए नॉर्वे के साथ ये समझौता किया है। और क्यों किया है? समुद्री क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए। फिलहाल इस योजना के लिए एज अ पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि करके देखते हैं, यदि ये योजना सफल हुई तो और क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट अभी केवल लक्षद्वीप और पुदुचेरी को चुना गया है, जिसके अंतर्गत इन समुद्री क्षेत्रों में उद्योग, मछली पालन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। और इसी के लिए समझौता किया गया है भारत और नॉर्वे के बीच। तो अब आप यूरोप मैप में देख सकते हैं नॉर्वे की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। अब इस लोकेशन के आसपास से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये तो है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, और यहाँ नीचे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है डेनमार्क। इसे अब हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये है डेनमार्क। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाती है, या कुछ ऐसे लिखकर दे दिया जाता है कि 4 ऑप्शन लिखे होते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कैंडिनेवियाई कंट्री का हिस्सा नहीं है। मतलब कि कौन सा देश है जो कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री नहीं कहलाता। तो देखिए केवल 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और ये जो आप देख रहे हैं डेनमार्क। इसे ही कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई कंट्री। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, और फिनलैंड के नीचे कुछ यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। अच्छा, इसे गल्फ ही क्यों कहा जाता है या गल्फ किसे कहते हैं? तो गल्फ कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जो कि 3 तरफ से थल से घिरा हो, मतलब कि ज़मीन से घिरा हो, वही कहलाता है गल्फ। तो गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड। और गल्फ ऑफ फिनलैंड के नीचे 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया। ये 3 कंट्री मिलके कहलाती है बाल्टिक कंट्री। इन्हें बाल्टिक कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे बसी हुई है। तो 3 कंट्री का कॉम्बिनेशन ये कहलाता है बाल्टिक कंट्री, और 3 कंट्री का कॉम्बिनेशन ये कहलाता है स्कैंडिनेवियाई कंट्री। ये जो आप देख रहे हैं ये है डेनमार्क। डेनमार्क के जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी सागर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में डेनमार्क के द्वारा इसी नॉर्थ सी में दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड यानी कि ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर पहले अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया है? तो इस पहले अंतरिक्ष तूफान का पता ये लगाया गया है उत्तरी ध्रुव में, मतलब कि नॉर्थ पोल में। तो देखिए जो तूफान है ये आमतौर पर पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं। यह वायुमंडल में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पहले अंतरिक्ष तूफान का पता ये लगाया गया है नॉर्थ पोल, मतलब कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर 110 किलोमीटर से 860 किलोमीटर के बीच इसका पता लगाया गया है। और इस अंतरिक्ष तूफान का नाम रखा गया है स्पेस हरिकेन। और ये जो तूफान रहा ये लगभग 8 घंटे तक चला। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, ये स्पेस हरिकेन ये क्या है? तो आप लोगों ने प्लाज्मा के बारे में तो सुना ही होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। एक तो है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, और पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है इसे ही कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। आप सभी को पता ही है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने आप लोगों को सीएनजी के बारे में बताया था, यानी कि एलएनजी के बारे में, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में। तब मैंने आप लोगों को कंप्रेस के बारे में बताया था, मतलब कि ये भी बताया था
कि कंप्रेस करने से कोई भी पदार्थ ये कम जगह घेरती है। जैसे कि एलपीजी की यदि हम बात करें तो सिलेंडर में जो ब्यूटेन और प्रोपेन है इसे कंप्रेस करके ही लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है और जब ये बाहर निकलती है तो गैस के रूप में, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका जो प्रेशर है ये लो हो जाता है। तो चलिए इसे मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझा देती हूँ पानी का एग्जाम्पल लेकर के। तो मान लीजिए जो पानी है ये ठोस अवस्था में कैसी होगी, ठोस अवस्था में ये है बर्फ़ के रूप में। जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, मतलब कि ये पानी में बदल जाती है। इसके बाद जब पानी को भी गर्म किया जाता है तब ये किस में बदल जाती है, भाप में। तो ये हो गई पानी की 3 अवस्थाएं, मतलब कि ठोस में ये बर्फ़ के रूप में थी, द्रव में पानी के रूप में और गैस में ये भाप में बदल जाती है। अब ये जो भाप है, जब भाप को भी गर्म किया जाता है, मतलब कि एटम में चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए ये है नाभिक, नाभिक के चारों तरफ ये है इलेक्ट्रॉन। तो जब इस भाप को भी गर्म किया जाता है तब गर्म करने पर ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि ये प्लस और माइनस में हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। इसे ही प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि इस प्लाज्मा का घूमता हुआ जो द्रव्यमान है ये पानी की बजाय आयन मंडल में, आयन मंडल कहने का मतलब है कि 80 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जहाँ आयनीकरण की मात्रा, परतों की मोटाई, ऊंचाई और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी संख्या बढ़ते घटते रहती है। तो इसी आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन की ये बारिश करता है और इसे ही नाम दिया गया है स्पेस हरिकेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो हाल ही में जो वेनेजुएला है इसके द्वारा 10 लाख का नोट जारी किया गया है। वेनेजुएला जो कि एक लैटिन अमेरिकी देश है जो कि काफ़ी समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, तो इसने 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया है। बोलीवर जो कि यहाँ की करेंसी है। इसी के साथ ये ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इतनी बड़ी करेंसी नोट जारी की है। और मौजूदा समय में यदि देखा जाए तो 10 लाख बोलीवर की कीमत कितनी है? आधा अमेरिकी डॉलर, मतलब करीब 30 रुपये है इसकी कीमत। और भारतीय रुपये की कीमत यदि देखी जाए तो एक भारतीय रुपये की कीमत है 25,584.66 बोलीवर। अच्छा, एक शब्द है आप लोगों ने सुना भी होगा, मुद्रा अवमूल्यन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतना बढ़ गया या डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतना घट गया, मतलब कि रुपए का भाव गिरा या मजबूत हुआ। ये सब चीज़ें आप लोग सुनते होंगे। तो ये सब है क्या? यदि मैं आप लोगों को साधारण भाषा में समझाऊं, मतलब कि ऐसी क्या वजह है जिससे कि रुपए का मूल्य प्रभावित होता है और कैसे आप देश के हित में रुपए को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो इसकी सिंपल थ्योरी है। तो देखिए, भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। भारत या कोई भी देश अपनी ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं या तो खुद बना के पूरी करते हैं या दूसरे देशों से उसका आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए डॉलर में उसे चुकाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी देश ने आपको तेल आयात किया, मतलब कि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं, हमारे देश में उस चीज़ की कमी हो गई है तो हम उसका आयात करना चाहते हैं, तो इसका जो भुगतान है ये रुपए में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी भी मुद्रा का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को भुगतान करने के लिए या तो डॉलर या तो यूरो ये काम में लाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय खरीदी के लिए डॉलर कहाँ से लाएं? हमारे देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा विभिन्न माध्यम से आती है। किस किस तरह से आती है आप लोगों को मालूम ही है। पहला तो है निर्यात। निर्यात कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने दूसरी कंट्री को कुछ सामान भेजा है, तो वो हमको पेमेंट किस रूप में करेंगे? वो भी डॉलर के रूप में करेंगे। इससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। फिर दूसरा है विदेशी निवेश। विदेशों में जो कंपनियां हैं जब अपना कारोबार लगाती हैं या दूसरे देशों के निवेशक हमारे देश में निवेश करते हैं, तो इससे भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। या फिर तीसरा है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो विदेशों से कमाया हुआ डॉलर ये देश में भेजते हैं, तब भी इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार
यही तो है विदेशी मुद्रा भंडार, और जब ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? तब तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए आयात और निर्यात का संतुलन होना ज़रूरी है, जिससे कि विदेशी मुद्रा में कमी ना आने पाए। इसे मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? तो दो ही ऑप्शन है। पहला तो है निर्यात को बढ़ावा दे करके, निर्यात को बढ़ावा देंगे जिससे कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। दूसरा है स्वदेशी वस्तुएं अपना करके, जिससे कि आयात का खर्चा बच सकेगा। तो यही है सारी चीज़ें जो कि मुद्रा अवमूल्यन के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाल ही में किस देश के एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को एज अ एंकर अपॉइंट किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को एज अ न्यूज़ एंकर अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तशनुवा आनंद शरीर, जो कि 8 मार्च से ज्वाइनिंग करेंगी। 8 मार्च को क्या है? इंटरनेशनल वुमेन डे। इसके अलावा इसी महीने बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रहा है, तो ये तो इसके लिए स्पेशल ईयर है ही। तो ये कुछ कदम हैं जो कि बांग्लादेश के द्वारा उठाए गए हैं। यदि हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में कुछ पहल की गई है। जैसे कि आप लोगों ने बिहार इलेक्शन के दौरान एक नाम सुना होगा, मोनिका दास का। तो चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है, मोनिका दास। इसके अलावा हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, इन्होंने ट्रांसजेंडरों के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, ताकि इस पोर्टल के माध्यम से भारत में जो ट्रांसजेंडर है ये अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। हाल ही में जो असम गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट के द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन शामिल किया गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉक्स बाज़ार, और कुछ यहाँ पास स्थित है, मतलब कि कुछ नीचे में स्थित है भाषण चार द्वीप। तो रोहिंग्या शरणार्थियों को इसी कॉक्स बाज़ार से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? भाषण चार द्वीप, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यदि नदियों की आप लोकेशन देखेंगे तो असम वाले एरिया से कुछ यहाँ से बहती हुई आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ यहाँ से आती है गंगा रिवर। जब गंगा रिवर ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों मिलती हैं, मतलब कि जब पद्मा और जमुना ये मिलती है, तब ये संयुक्त रूप से कहलाती है मेघना, और ये बे ऑफ बंगाल में अंत में आकर के गिर जाती है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ढाका और भारत में जो न्यू जलपाईगुड़ी है, इसके बीच एक नई पैसेंजर एक्सप्रेस शुरू की जानी है, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने स्वयं का दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब कि खुद का ही शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। और खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का ये जो पर्पस है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, इसके कुल 3 पर्पस हैं। पहला तो ये है कि हर बच्चा देशभक्त हो, दूसरा ये है कि हर बच्चा अच्छा इंसान बने, और तीसरा ये है कि हर बच्चे को पढ़ाई के बाद नौकरी मिल सके। इस पर्पस से खुद का ही शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। यदि हम बात करें दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी 1912 में बना था, 1911 में ये प्रस्तावित हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी? दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, इस नाम से रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर संपर्क स्थापित करने के पर्पज से ये रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है रेडियो चिनार 90.4। तो यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा एडिशन रहा था, इसमें जम्मू कश्मीर ने ही टॉप किया था। कितने मेडल के साथ?
11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जम्मू कश्मीर के ही गुलमर्ग में भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया है। हाल ही में किसने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है नेस्कॉम के द्वारा, और इसके लिए नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। और इसका पर्पस क्या है? तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़े जो इनोवेशन है, मतलब कि नवाचार हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है क्या? तो यदि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के जो कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के सामने रखा था। ये होते क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ऐसे कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि इंसानों की तरह सोचकर किसी समस्या को हल कर सके, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सके, ऐसा ये सॉफ्टवेयर बनाना, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए जो नेस्कॉम है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एआई गेम चेंजर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यदि हम बात करें नेस्कॉम की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी है। हाल ही में 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं मोहन कृष्ण वोहरा, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। 2016 में इनकी एक किताब लॉन्च की गई थी जिसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इसके लिए इन्हें 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें इन्हें पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जो कि दिया जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा को। यदि हम बात करें अकिथम नंबूतरी की, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड ये इन्होंने ही जीता था, जो कि मलयालम कवि है। 2019 का सरस्वती सम्मान ये जीता वासुदेव मोहे ने। 2019 का व्यास सम्मान ये अपने नाम किया नासिरा शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेड। इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है DRDO के द्वारा। और कहाँ से किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। और ये जो SFDR तकनीक है ये DRDO को लंबी दूरी की एयर टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल को विकसित करने में मदद करेगी। यदि हम बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में DRDO के द्वारा CRPF के जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई जिसका नाम है रक्षिता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आज ही के दिन, मतलब कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है ये 1908 में की गई थी। और 1908 में ऐसा क्या हुआ था? तो जब अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाल करके नौकरी के घंटों में कमी करने के लिए और बेहतर सैलरी देने के लिए, इसके साथ ही वोटिंग के अधिकार की मांग करने के लिए जो मार्च निकाला था, इसी की याद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी वुमन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 मार्च को मनाया गया है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और हाल ही में भारत सरकार ने 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चाबहार जो कि ईरान के पास स्थित एक पोर्ट है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था बेंगलोर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये कहाँ बनेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।